जी रिसोर्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। रिसोर्स मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे आपसे सेल साइकिल चैप्टर नंबर 21 क्लास 10 बायोलॉजी। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माइटोसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज आई थिंक सो कि कोई भी सेल जो है वो माइटोसिस किए बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। सो माइटोसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इसकी डिटेल आज स्टडी करेंगे। इसमें आने वाले मुख्तलिफ मराहिल जिनमें हम इनको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं, जिनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की बात करेंगे, जिनमें हम एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, माइटोसिस जो होता है वो बेसिकली सेल डिवीजन का वो हिस्सा होता है कि जिसमें ये डिसाइड होना होता है कि कोई भी लेट्स से दैट कि सेल है, उसके न्यूक्लियस में मौजूद जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उसकी डिवीजन के बाद न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर जो हैं वो सेम रह जाते हैं। लेट्स से दैट कि जो क्रोमोसोम्स हैं इस सेल में थे 46 क्रोमोसोम्स, लेट्स से दैट, तो इस सेल में भी जो है वो 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इस सेल में भी जो है वो 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो अब द वेरी बिग क्वेश्चन कम्स इन द माइंड कि आखिर ये कैसे पॉसिबल होता है कि ये 46 क्रोमोसोम्स जो हैं डिवाइड होने के बाद तो 23 हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये 46 कैसे रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इस चीज़ को थोड़ा सा पहले स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया कि सेल जो है वो जो माइटोसिस जब वो करता है तो पहले वो गुजरता है इंटरफेज में से। जब स्टूडेंट्स सेल जो है वो इंटरफेज में से गुजरता है तो वो पहले G1 मरहले से गुजरता है, फिर वो G2 मरहले से गुजरता है, लेकिन इसके दरमियान में एक और मरहला आता है G1 G2 के मरहलों के दरमियान, फेजेस के दरमियान, जिसे हम एस फेज कहते हैं। यहाँ पे होती है DNA रेप्लिकेशन। अब ये जो DNA रेप्लिकेशन है यही एक वजह है लेट्स से दैट के 46 क्रोमोसोम्स थे तो इनको जो है वो डबल कर दिया जाता है, यानी कि 46 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो दे बिकम समथिंग लाइक 92 क्रोमोसोम्स। तो एस फेज में जब डुप्लीकेशन होती है, आप कह लो कि एस फेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो जब डबल हो जाते हैं तो फिर डबल होने के बाद हाफ जो हैं वो चले जाते हैं एक सेल में और हाफ एक सेल में। इस तरह से जो 46 का नंबर है, जिसको हम नॉर्मली 2n कहते हैं, ये रिटेन करता है। यानी कि ये सेल जो 2n है जो कि डिप्लॉयड है, बेसिकली 2n का मतलब हम डिप्लॉयड लेते हैं, तो जो डिप्लॉयड सेल है वो बेसिकली डिप्लॉयड बोथ टू सेल्स ही बना देता है। सो दैट मेक्स अ वेरी गुड आइडिया कि जो सेल है, मतलब लेट्स से दैट कि ये पेरेंटल सेल है, तो पेरेंटल सेल से ये जो बने हैं सेल्स इनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंटल सेल की ही तरह है। तो यहाँ से बात साबित होती है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम। तो माइटोसिस में आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक से रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको साइंटिस्ट नज़र आ रहे हैं, इनका नाम है ह्यूगो वन मोहल। इन्होंने 1835 में आप कह लो कि सबसे पहले माइटोसिस के बारे में बताया। तो यू कैन से दैट कि जो ये मोहल हैं, ह्यूगो वन मोहल, इन्होंने सबसे पहले हमें माइटोसिस के बारे में एक्सप्लेन किया। तो आप ये कह सकते हो कि 1835 में ह्यूगो वन मोहल ने माइटोसिस को सबसे पहले डिस्कवर किया एक प्लांट में, ग्रीन एल्गा में, और उसका नाम था क्लैडोफोरा ग्लोमेराटा। तो ये आप क्लैडोफोरा ग्लोमेराटा की तस्वीर देख सकते हो, जिसके अंदर सबसे पहले इनके सेल्स में माइटोसिस को डिस्कवर किया गया। स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो प्याज की जड़ें हैं, द रूट्स ऑफ अनियन, उसमें भी माइटोसिस को डिस्कवर होते हुए देखा। स्टूडेंट्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपसे ये करूँगा कि माइटोसिस को एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में जो है वो सेम देखा गया है। सो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, दे हैव सेम काइंड ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड माइटोसिस। तो ये भी एक पॉइंट टू पॉन्डर है। बहरहाल अभी जो मैं आपको तफसील बताऊंगा वो एनिमल सेल को लेकर ही बताऊंगा और एनिमल सेल को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल में माइटोसिस कैसे होती है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो।
स्टूडेंट्स इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एनिमल सेल्स कोई भी हों, लेट्स से दैट वो 2n हो या एनिमल सेल्स 1n हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो आप इनको बोलोगे डिप्लॉयड। तो अभी एक चीज़ जो आपने क्लियर कर लेनी है वो ये है कि डिप्लॉयड सेल्स में भी जो है वो माइटोसिस हो सकती है, और हैप्लॉयड सेल्स में भी जो है वो माइटोसिस हो सकती है। तो अब आप सोच रहे होगे कि जो डिप्लॉयड सेल्स हैं और हैप्लॉयड सेल्स में इनमें माइटोसिस कैसे हो सकती है। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि अगर एक सेल जो है वो 2n है और आगे से वो दो सेल्स प्रोड्यूस कर देता है, वो भी अगर 2n ही प्रोड्यूस करता है, तो डेफिनेटली ये माइटोसिस ही हुई है। और कभी ये भी होता है जिस तरह कि आपने बीज में देखा होगा कि जो ड्रॉन्स होते हैं उनके सेल्स क्या होते हैं, 1n हैप्लॉयड होते हैं, और आगे से वो माइटोसिस ही करते हैं और दोबारा से हैप्लॉयड सेल्स को ही बना देते हैं, यानी कि वो 1n यानी हैप्लॉयड सेल्स ही बनाते हैं। सो यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी करना चाहूँगा कि आप बताओ कि ये जो मैं ड्रॉन के सेल्स आपको बता रहा हूँ इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये अभी आप कमेंट करके बता सकते हो। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जो माइटोसिस है वो जिस्म के किसी भी हिस्से में हो रही होती है। इफ़ यू जस्ट थिंक अबाउट एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट, तो लेट्स से दैट कि उसकी बॉडी में किसी भी हिस्से में जो है वो माइटोसिस एक्सपेक्टेड है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ख़ास स्पेसिफिक हिस्से में माइटोसिस सेल्स के अंदर होती है। तो वैसे मैं आपको बताता जाऊँ कि जो ह्यूमन का केस है, मतलब ह्यूमन में तकरीबन 200 किस्म के टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, और इन 200 में से तकरीबन 199 यानी 199 इनमें माइटोसिस होती है, और बाकी जो जर्म सेल्स होते हैं ह्यूमंस में उनमें होती है मियोसिस। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको बता सकता हूँ। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अगले स्टेप पे। स्टूडेंट्स माइटोसिस को जो है वो 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है ताकि इसको ईजिली अंडरस्टैंड किया जाए। जो पहला स्टेप है उसको हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। जबकि इसमें एक और स्टेप इन्वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो लिहाजा माइटोसिस जो है वो 2 स्टेप्स पे डिपेंड करती है, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। याद रखिएगा कैरियोलॉजी जो है दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। तो लिहाजा कैरियोकाइनेसिस द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, और साइटोकाइनेसिस में हम स्टडी करते हैं द स्टडी ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अभी हम जो है डिटेल में बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। सो लेट्स टॉक अबाउट कैरियोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस की अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स बात करूं, तो कैरियोकाइनेसिस जो है, कैरियोकाइनेसिस के स्टार्ट में जो है ये होता है कि पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल्स टेक प्लेस, यानी कि सबसे पहले जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड होता है। आपको ये बात याद रखनी है स्टूडेंट्स। इसकी डुप्लीकेशन सेंट्रियोल की जो है, मतलब ये डबल हो गया था इंटरफेस के दौरान ही, लेकिन अब क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। यू कैन से कि ये न्यूक्लियस है और ये एक सेल है। सो लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ माई पेन, और ये है हमारे पास सेंट्रियोल, लेट्स से दैट। तो अब सीन नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो सेंट्रियोल है ये डिवाइड कर जाएगा, यानी इट विल जस्ट रियली गो एंड मूव अहेड। तो यहाँ से सेंट्रियोल जो है एक जो यहाँ रह जाएगा और एक दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। तो इसको हम कहेंगे द डिवीजन ऑफ सेंट्रियोल, या आप कह लो कि कैरियोकाइनेसिस के वेरी वेरी स्टार्ट फेज में जो है क्या होगा कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने अपने ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूवमेंट शो करेंगे। स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख सकते हैं तस्वीर में आपको 2 सेंट्रियोल्स नज़र आ रहे हैं और उसके अलावा आपको सेंट्रोसोम नज़र आ रहा है, यानी द प्लेस ऑफ द 2 सेंट्रियोल्स। और अब होगा ये कि ये जो हमारे पास सेंट्रोसोम्स हैं,
सो लुक एट दैट दी सेंट्रोसोम्स, ये क्या करेंगे कि दे विल मूव टूवर्ड्स द पोल्स। तो सबसे पहले जो है प्रोफेज में जाने से पहले ये प्रोसेस लाजमी होगा। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स को बहुत तंग करता है कि आखिर ये जो सेंट्रियोल है और सेंट्रोसोम है इसमें क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंट्रोसोम है ये बेसिकली आप कह लो कि ये सेंट्रोसोम एक लोकेशन है जहाँ पर ये सेंट्रियोल्स होते हैं। तो इनके अंदर जो बॉडीज़ हैं जिनमें माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद है, यानी जो प्रोटीन मौजूद है, डेफिनेटली दे आर सिलेंड्रिकल बॉडीज़। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ये तीन तीन सेट्स होते हैं सिलेंडर्स के, और ये ट्रिपलेट्स होते हैं, और टोटल ये 9 इन नंबर होते हैं। यानी यू कैन से कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 कह लें कि बंडल्स होते हैं, और दे आर बीइंग लोकेटेड इनसाइड द सेल। और वेरी इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग, अब मैं एनिमल सेल की सेल डिवीजन कर रहा हूँ, तो ये सेंट्रियोल जो हैं एनिमल सेल में होते हैं। याद रखिएगा प्लांट सेल में ये सेंट्रियोल्स नहीं होते, और ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। और स्टूडेंट्स याद रखें कि जब ये सेंट्रियोल्स डिवाइड हो जाते हैं तो ये क्रिएट करेंगे बायपोलैरिटी। बायपोलैरिटी का मतलब है कि ये एक दूसरे से दूर होने की वजह से पोल्स क्रिएट करेंगे। ये भी एक पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर भी एक पोल क्रिएट हो जाएगा, यानी इस बात की निशानदेही होगा कि कल ये न्यूक्लियस जो है आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। सो दैट्स वाई यू कैन से कि ये सेंट्रियोल इसमें रोल अदा करेंगे। तो इनमें जो डेफिनेटली इनके स्पिंडल फाइबर्स हैं यही सबसे बड़ा रोल अदा करेंगे। स्टूडेंट्स इसमें अब आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि कैसे सेंट्रियोल्स के ये तीन तीन जो है ट्रिपलेट्स हैं और टोटल 9 इन नंबर हैं, और एक इसके बैक साइड पे भी आपको नज़र आ रहा है। सो सेंट्रियोल स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल पेयरिंग आपको नज़र आ रही है। सो माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट भी आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स ये जो अब हमारे पास सिचुएशन है जिसमें ये हमारे पास जो सेंट्रोसोम्स हैं यानी सेंट्रियोल्स हैं, इनमें से 3 किस्म के फाइबर्स जो हैं वो बाहर आते हैं। मतलब 100 ऑफ फाइबर्स आर कमिंग आउट, लेकिन उनकी टाइप्स जो हैं वो 3 हैं। अब वो 3 टाइप्स मैं आपको बताना चाह रहा था। इनको हम माइटोटिक स्पिंडल्स कहते हैं, बिकॉज आप इसको माइटोटिक स्पिंडल्स कह लो या माइटोटिक अपरेटस कह लो। ये इसके बगैर कह लो कि सेल की डिवीजन वाली जो मशीनरी है वो काम नहीं करेगी। इनमें सबसे पहले मैं कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपको बताऊंगा, उसके बाद पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपको बताऊंगा, और एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपको बताऊंगा, बिकॉज दे आर एमिनेटिंग आउट फ्रॉम सेंट्रोसोम्स, यानी सेंट्रोसोम्स से ये बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त बात है जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें एक ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स के या माइक्रोट्यूब्यूल्स के, उनके नाम बताएं। तो एस्टर्स से निकलने वाला माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, दीज आर बेसिकली एस्टर्स। और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स भी निकलते हैं। कैनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये बेसिकली क्रोमोसोम्स के कैनेटोकोर प्रोटीन को जाकर चिपकते हैं, और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये बेसिकली आपस में ही चिपक जाते हैं और ये सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपस में मिलना होता है, यानी लेट्स से दैट के कुछ क्रोमोसोम्स हैं तो कुछ तो माइक्रोट्यूब्यूल जाके क्रोमोसोम के साथ जो है वो चिपकेंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे, दे विल डेफिनेटली वो आपस में ही मिल जाएंगे ताकि पोलर एंड्स बरकरार रहें। इस अमल को, इनके आपस में मिलने को जो है हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, इंटरडिजिटेट। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये आपको थोड़ा दिमाग में रहनी चाहिए। और इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये बेसिकली आप कह लो कि बने होते हैं बहुत थोड़ी सी मिकदार, यानी आप कह लो कि ट्रेसेस ऑफ आरएनए, और इसके अलावा आप कह लो कि जो डेफिनेटली एक प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाता है, दैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन। तो आप कह लो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के जो हैं ये ज़्यादातर पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स बने हुए होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो अब आपको भी पता होनी चाहिए। और जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये एस्टर और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, चाहे कैनेटोकोर हैं चाहे पोलर हैं, इन सब को जो है हम नाम देंगे माइटोटिक अपरेटस का। तो ये माइटोटिक अपरेटस के बगैर स्टूडेंट्स सेल की डिवीजन नहीं हो सकती। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। और स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ माइटोटिक अपरेटस।
तो ये क्वेश्चन भी आपने तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये जो अब माइटोटिक ऑपरेटस है, जिससे आपको नज़र आ रहा है कि ये लार्जर देन न्यूक्लियस है। बेसिकली ये इतना बड़ा जाला है कि जो अब न्यूक्लियस से भी आपको बड़ा नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली ये इंश्योर करता है कि सेल डिवीजन प्रॉपर हो और न्यूक्लियस जो है प्रॉपरली डिवाइड हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि अगर न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा तो एम्बिग्विटीज क्रिएट होती हैं, और ऐसा होता भी है कि समटाइम्स जो है ड्यूरिंग डिवीजन न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड नहीं होता, पर उसको हम जो है बीमारियों के ज़िम्मे में लेते हैं। लेकिन उसका इंशाल्लाह डिस्कशन जो है हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं प्योर माइटोसिस की तरफ, जिसमें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज को डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। एक एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो है हम प्रोफेज के ऊपर जो है वो डिस्कशन करते हैं कि जो प्रोफेज है वो क्या होता है। स्टूडेंट्स, प्रोफेज में जो है आपको पता है कि प्रोफेज जो है उसको आने से पहले सेल जो है वो इंटरफेज से गुजरा है। अब इंटरफेज से जब ये गुजरा है, जो कि नॉन डिवाइडिंग फेज था, आप कह लो कि इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं इवन वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते। यानी कि नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नज़र नहीं आते। लेकिन फिर डेफिनेटली नॉन डिवाइडिंग फेज में यानी इंटरफेज में अब हमने डेफिनेटली क्रोमोसोम्स को तो ऑब्जर्व करना था, लेकिन क्रोमोसोम्स तो नज़र ही नहीं आते। तो हिस्टोलॉजिक स्टेन ऑफ डीएनए हमने किया, यानी डीएनए की प्रेजेंस के लिए हमने स्टेनिंग की, और हमने देखा कि बहुत से फाइन थ्रेड, यानी कि बहुत से बारीक थ्रेड जो है, वेरी फाइन थ्रेड्स, उनको विजुलाइज किया गया। और फिर हमने नॉन डिवाइडिंग फेज में क्रोमोसोम्स का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्रोमाटिन। ये कुछ ऐसा ही था कि ये फाइन थ्रेड स्ट्रक्चर जो हैं अभी अरेंज नहीं है, और जब ये अरेंज हो जाएंगे तो फिर इनको हम कह देंगे क्रोमोसोम। यानी अभी ये क्रोमाटिन की शक्ल में है और अब ये क्रोमोसोम की शक्ल में है। और क्रोमाटिन की शक्ल में कब है? जब ये नॉन डिवाइडिंग फेज में है, यानी कि अभी इंटरफेज से गुजर रहे हैं, चाहे वो G1 फेज है, S फेज है, या G2 फेज या G0 फेज है। लेकिन प्रो फेज में आप कह लो कि वो मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। आप कह लो कि जो क्रोमाटिन है, मतलब जो बड़े लफ्ज़ आपने याद रखने हैं कि जो क्रोमाटिन है वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। यानी कि आप कह लो कि जो आपको क्रोमोसोम्स हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर क्रोमोसोम्स आपको नज़र आने लग जाएं तो समझ लें कि सेल इस वक्त जिस हालत में है उसको प्रोफेज कहेंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। सो हिस्टोलॉजिक स्टेन ऑफ डीएनए के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आपको ये जो ब्लू ब्लू कलर के कुछ स्टेन्स नज़र आ रहे हैं, समझ लें कि फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए हैं, जिनको हमने जो है इस टेक्निक से आइडेंटिफाई किया है, जिसको मैंने भी नाम लिया था कि हिस्टोलॉजिक स्टेन्स फॉर डीएनए। तो यू कैन से कि इस तरह से जो है हमें ये नज़र आ रहे होते हैं। ये टेक्निक होती है कि अगर डीएनए के कोई फ्रैगमेंट्स या प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट के फ्रैगमेंट्स को अगर आइडेंटिफाई करना होता है तो कुछ इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। या आप ये एक पिक देख सकते हैं, इसमें भी जो है एक आपको तस्वीर दिखाई जा रही है जो कि स्टेन हो चुकी हुई है। जब स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली हमें नज़र नहीं आ रहा होता तो फिर डेफिनेटली स्टेनिंग की मदद से ही हम स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो प्रोफेज में पहली बात तो आपको पता लग गई कि जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी हमें क्रोमोसोम्स तो नॉन डिवाइडिंग फेज में नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हमें वो नज़र आ रहे हैं, बिकॉज अब डेफिनेटली क्रोमाटिन जो है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, एक चीज़ को आप नोटिस कीजिएगा, जो क्रोमोसोम्स हैं अब वो थिन थ्रेड्स के तौर पे पेयर हो रहे हैं। उनका साइज़ 0.25 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक इन लेंथ हो सकता है। और ये बात काबिल गौर है कि ये बिगनिंग ऑफ प्रोफेज में ऐसा आपको नज़र आएगा। मतलब प्रोफेज अभी शुरू ही हुआ है, समझ लें आप। और फिर ऐसा होता है कि मतलब बिगनिंग में तो ऐसा ही होता है, लेकिन बाद में क्रोमोसोम्स आपस में थिक होते रहते हैं, थिक होते रहते हैं, थिक ही होते रहते हैं। और यू कैन से दैट कि कुछ इस तरह का क्रोमोसोम टाइप जो है
वो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिए सेंटर में जो है आपको एक प्रोटीन मिलेगा जिसके साथ ये एम्बेडेड होते हैं। इस प्रोटीन को आप कहते हैं सेंट्रोमेयर, या आप कह लें कि जो सेंट्रल पार्ट है जिस प्रोटीन से अटैच है, सेंटर जो जगह है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रोमेयर। ये स्ट्रक्चर जो है अब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोफेज के एंड पे आपको नजर आएगा। और इस स्ट्रक्चर में जो है आपको 2 सिस्टर क्रोमाटिड्स नजर आ रही हैं, सो इसको आप क्रोमाटिड कहोगे। ये क्रोमाटिड है, ये क्रोमोसोम है, और आप कह लो कि एज अ होल ये क्रोमोसोम है। और इसके एक सेक्शन को आप देखोगे तो ये क्रोमाटिड है। और क्रोमाटिन, क्रोमाटिड, क्रोमोसोम, आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें और होती है प्रोफेज में कि जब मतलब प्रोफेज शुरू में तो स्टार्ट में क्या हो रहा था, मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम्स ने कंडेंसेशन शुरू कर दी, मतलब क्रोमाटिन क्रोमोसोम बनना शुरू हो गया। लेकिन अब एंड पे क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है ये भी जो है डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, यानी ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। और ये जो इसका न्यूक्लियर मटेरियल है ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म में जाना शुरू हो जाएगा। यानी यू कैन से दैट कि जो न्यूक्लियर इनवेलप है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप कह लें, न्यूक्लियर इनवेलप भी कह सकते हो आप, या फिर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आप कह लो कि ये सब की सब टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और ये जो है टूट फूट के साइटोप्लाज्म में बिखर जाएगी। और इवन जो न्यूक्लियस के अंदर का जो जितना भी मटेरियल है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म भी सारा का सारा साइटोप्लाज्म में इंटरमिक्स हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ होगी कि जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके अंदर भी एक छोटा सा ग्रेन्यूल होता है, ठीक है, इसके अंदर भी एक छोटा सा ग्रेन्यूल होता है। इस ग्रेन्यूल को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है, इस ग्रेन्यूल को क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस जो है ये भी क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा, यानी ये भी आपको गायब होता हुआ नजर आएगा। तो आप ये बात भी नोटिस में रखो। उसके अलावा माइटोटिक अपरेटस जो भी मैंने आपको सिखाया वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, जिस तरह के मैंने आपको बताया। साइटोप्लाज्म जो है वो मोर विस्कस हो जाएगा। ये भी एक बात है कि साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो जाएगा, मोर विस्कस, यानी उसकी विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग कि क्रोमाटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इतने साइज वाले आपको थ्रेड नज़र आएंगे, और फिर 50 MU तक आपको थ्रेड नजर आना शुरू हो जाएंगे, तो प्रॉपर क्रोमोसोम बनेगा, और सेंट्रोमेयर जनरेट हो जाएगा, और क्रोमाटिड्स आपको नज़र आएंगे, और न्यूक्लियस एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। इसका जो भी मटेरियल है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में जाएगा। इवन ग्रेन्यूल जो है, न्यूक्लियोलस जो है, ये 2 भी होते हैं समटाइम्स, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक ही की बात कर रहा हूँ। तो न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होगा, डिसअपियर होगा, और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी ज़्यादा विस्कस हो जाएगा, और माइटोटिक अपरेटस रेडी हो जाएगा, जिस तरह के मैंने आपको पहले सिखाया माइटोटिक अपरेटस के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये था प्रोफेज, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी। ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 इंशाल्लाह मेटाफेज और उससे मज़ीद डाटे को लेकर जो है मैं आपके लिए बनाऊंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उसको अगर आप देखना चाहें, या आपको थंबनेल आ रहा होगा उसको आप क्लिक कर लो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके पूरी बुक के चैप्टर्स के, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। थैंक यू।